स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है वह पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बताया था। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तथा यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और हमें संख्याएं दे रखी हैं 12, 15 और 21, जो कि बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह करना है। वहां पर हमने दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया था। यहाँ हमारे पास में तीन संख्याएं हैं, तो हमें वही करना है कि सबसे पहले जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में HCF ज्ञात करने के लिए उनमें कॉमन गुणनखंड देखेंगे और LCM के लिए जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घात देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 12 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 6, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 और 3 में फिर किसका भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा। तो 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब हमें 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड किया। तो 15 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर किसका भाग लगाएंगे, हम 3 का भाग लगाएंगे। तो इसमें 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 5 और 5 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 और गुणा 5। अब हमें 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 21 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 21 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 21 में हम 3 का भाग लगाएंगे। तो 21 में 3 का भाग लगाया तो कितनी बार चला गया 7 बार। अब 7 है, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, तो फिर किसका भाग जाएगा, 7 का ही भाग जाएगा। तो 7 में 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणा 7। तो ये हो गया 21 और इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7। तो इस तरीके से हमारे पास में तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ गए हैं। अब हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF 12, 15 और 21। और HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन गुणनखंड देखते हैं, यानी जो सभी के अभाज्य गुणनखंड में आता है। तो देखो 2 इसमें तो है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। अब देखो 3 है, ये इसमें भी है, 3 है ये इसमें भी है, 3 है ये इसमें भी है, बाकी 5 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, 7 इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमारा HCF कितना आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा 3। तो इस तरीके से HCF आ गया। अब हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM 12, 15 और 21। तो LCM के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास में 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब हमें सबसे अधिकतम घात वाली अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो देखो 2 है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 है वो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब हमें 3 देखना है। तो 3 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, क्योंकि अधिकतम 1 ही बार आ रहा है तीनों में, तो 1 बार आ गया। उसके बाद में 5 है, ये भी यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो 5 भी 1 बार आ जाएगा। और इसी तरीके से 7 है, ये भी इसमें 1 बार आ रहा है, तो ये 7 भी 1 बार आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12
12 को 5 से गुणा किया 60 और 60 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 420। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आ गया 420। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम पांचवा क्वेश्चन है यह करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपको सरल करने हैं। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या है 40, 36 और 126। तो सबसे पहले हम 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 40 है, इसमें सबसे पहले हमने 2 का भाग लगाया, तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में वापस 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 10, और 10 में फिर से 2 का भाग जाता है, तो 10 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास में आ गया 5। अब 5 है, इसमें 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 40 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। तो यहां पर हमने लिख लिया 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब हमें 36 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड किए तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 18। 18 में 2 का भाग लगाया तो 9। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो कितने का भाग लगाएंगे हम 3 का भाग लगाएंगे। तो इसमें 3 का भाग लगाया तो 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से 36 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब हमें लास्ट वाली संख्या 126 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 126 के अभाज्य गुणनखंड किए तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 63 आ गया। अब 63 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो कितने का भाग लगाएंगे 3 का भाग लगाएंगे, और 63 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 21। अब 21 में वापस 3 का भाग लगाया, तो 3 का भाग लगाया 21 में तो कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 है, इसमें 7 का ही भाग जाएगा, तो 7 में 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 126 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। तो इस तरीके से हमारे पास में तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हम सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF 40, 36 और 126। तो हमें कॉमन गुणनखंड देखने हैं कि वो तीनों में आता है। तो देखो 2 है, ये इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब आगे देखो ये 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन आगे 2 इसमें नहीं है, तो हमारा 2 है, यह कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। उसके बाद में हम 3 देखेंगे, तो देखो 3 इसमें है, इसमें है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो हमारा 3 भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। इसी तरीके से ये 5 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये भी हमारा कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद में हमारा 7 है, ये इसमें है, तो बाकी 2 में नहीं है, तो 7 में नहीं होगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 2। अब हम LCM देखेंगे, तो LCM 40, 36 और 126। और LCM में हम अधिकतम घात देखेंगे कि जो भी हमारी अभाज्य संख्या हैं उनकी अधिकतम घात कितनी बार आ रही है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। देखो 2 है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर अधिकतम 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 2। अब हम 3 देखेंगे, तो देखो 3 इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 2 बार है और इसमें भी 2 बार है। तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, हम 3 को 2 बार लिखेंगे। अब हम 5 और 7 को देखना है, तो देखो 5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो हम 5 को 1 बार लिखेंगे। इसी तरीके से 7 है, ये भी 1 बार आ रहा है, तो 7 भी 1 बार आ जाएगा। अब इसको गुणा करके हम सरल करेंगे। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24 और 24 को 3 से गुणा किया 72।
तो ये हो गया 72। बाकी हमारा बच गया 5 और 7 है। 5 है, इसको 7 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 35 है। तो ये हो गया 7 5 35। अब हम 72 और 35 को गुणा करेंगे तो 72 और गुणा 35, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 और 1 36। अब 3 को गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 0 6 और 6 12, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2520। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 2520 हमारा एलसीएम में आ गया। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से दो क्वेश्चन, पहला और पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वह आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। यानी रमन को 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। मानना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। यानी दोनों एक ही जगह से चलते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये हमारा एक वर्ताकार पथ है, यहां से रमन और अनुप्रिया इस वर्ताकार पथ के चक्कर लगाते हैं। तो रमन को चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, और अनुप्रिया को यहां से यह चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो ये हमें पूछ रहा है कि इस प्रारंभिक स्थान पर वापिस दोनों हैं वह कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 18 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 9 आ गया, 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 18 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 3 और गुणा 3। इसी तरीके से हम 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12 में 2 का भाग लगाया तो 6 आ गया, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हमें अभाज्य संख्याओं हैं उनकी बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। तो हमारे पास में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो है हमारे पास में 2 और एक कौन सी है 3। तो देखो 2 है, ये इसमें एक बार आया है और इसमें कितनी बार आया है 2 बार। तो हमारा कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो ये हो गया 2 गुणा 2। अब 3 है, ये इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो कितनी बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 3 से गुणा किया 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 36। तो इसका मतलब रमन और अनुप्रिया है, यह 36 मिनट के बाद में वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 व 108 है। यानी हिंदी में 60 है, अंग्रेजी में 84 है और गणित में 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कमरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है।
उससे पहले ये कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, यानी एक कमरे में एक ही विषय के परीक्षार्थी आएंगे और वो भी बराबर बराबर आएंगे। इसका मतलब हमें कोमल गुणनखंड देखना है, और कोमल गुणनखंड देखना है इसका मतलब हमें इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो जितना हमारा HCF हो जाएगा उतने प्रतिभागी हम एक कमरे में बिठा सकते हैं, और उनके बाद में उन प्रतिभागियों से हम अलग अलग कमरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले 60, 84 और 108 का HCF ज्ञात करना है। तो हमें प्रतिभागियों की संख्या के लिए 60, 84 व 108 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें HCF ज्ञात करना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने 60 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 60 में 2 का भाग लगाया तो 30 आ गया, 30 में 2 का भाग लगाया तो 15 आ गया, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो 15 में 3 का भाग लगाया तो 5 आ गया, और 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से 60 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब हम 84 हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 84 में 2 का भाग लगाया तो हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। अब 42 है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे। तो इसमें 3 का भाग लगाया तो हमारे पास में आ गया 7, और 7 में 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से 84 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। अब हम 108 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 108 है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 54। 54 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 27। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 27 में हम 3 का भाग लगाएंगे। तो 27 में 3 का भाग लगाएंगे तो 9, 9 में फिर 3 का भाग लगाया तो 3, और 3 में फिर 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से 108 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF 60, 84 और 108 का। तो देखो सबसे पहले इनमें कॉमन गुणनखंड अपने को देखने हैं। तो देखो 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें हैं और 2 इसमें भी हैं। आगे वाला 2 देखना है, तो ये 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं। अब आगे 2 का कोई पद नहीं है तो 3 देखेंगे। देखो 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी हैं। अब 3 इसमें तो है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, तो 3 और नहीं आएगा। उसके बाद में 5 इसमें है, इनमें नहीं है। इसी तरीके से 7 इसमें है और इनमें नहीं है। तो हमारा कॉमन गुणनखंड कौन सा हो गया, 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो 2 गुणा 2 और गुणा 3, और इसको सरल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12। इसका मतलब एक कमरे में हमारे प्रतिभागियों की संख्या कितनी आ गई, 12। अभी तक कमरों की संख्या नहीं आई है, अभी तक हमारे प्रतिभागी जो एक कमरे में हम बिठाएंगे उनकी संख्या आई है। अब हम इन प्रतिभागियों से कमरों की संख्या ज्ञात करेंगे। यानी हिंदी में हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं, और एक कमरे में हम कितने स्टूडेंट बिठा सकते हैं, 12 स्टूडेंट बिठा सकते हैं। तो हिंदी के लिए हमें कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो हिंदी में कुल स्टूडेंट है 60 है, और एक कमरे में कितने स्टूडेंट आते हैं, 12। तो 60 में 12 का भाग लगाएंगे तो हमें कितने कमरे चाहिए, 5 कमरे चाहिए हमें। यानी 5 कमरे में हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद में अंग्रेजी में हमारे पास में कितने प्रतिभागी हैं, 84 प्रतिभागी हैं। तो अंग्रेजी में हमें कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो अंग्रेजी में 84, और 84 में 12 का भाग लगाए तो कितना आ गया, 7। तो हमें अंग्रेजी के लिए 7 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से गणित में हमारे पास में 108 प्रतिभागी हैं, और एक कमरे में हम कितने प्रतिभागी बिठा सकते हैं, 12 प्रतिभागी बिठा सकते हैं। तो गणित में
कमरों की कितनी आवश्यकता होगी? 108 है, और 108 में 12 का भाग लगाया तो कितना आ गया? 12 9 108 है। यानी गणित के लिए हमारे पास में 9 कमरों की आवश्यकता होगी। तो कुल कमरे कितने हो गए हमारे? तो कुल कमरे बराबर 5 + 7 + 9, और 5 और 7 12, 12 और 9 21। तो हमें कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी? हमें न्यूनतम 21 कमरों की जरूरत पड़ेगी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपको बताया है, और इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 2.2 है, यह भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली प्रश्नावली है उनके क्वेश्चन है वह सरल करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।